Good evening students. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. हम 8th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नंबर स्टार्ट होना है दैट इज चैप्टर नंबर 5 वाटर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आल्सो एंड सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आल्सो। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी चीजें हैं जो आप इसमें सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 दैट इज वाटर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहना और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस रेज करूंगी, उनके आंसर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देना जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में बात करें, ठीक है, जो अपने प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, उसमें अगर हम अपने बात करें तो अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ गिफ्टेड है। ठीक है, लाइफ गिफ्ट है। ठीक, यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलती है। ठीक है बच्चों, एक हिंट देती हूँ, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा। ठीक है, फ्लावर, फ्लोरा मीन्स जितने भी प्लांट्स की वैरायटी होगी उनको हम कहेंगे फ्लोरा, और जो एनिमल्स की वैरायटी होगी उसको हम कहेंगे फौना। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जो गिफ्टेड है किससे, ढेर सारी वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना से। ठीक है, अर्थ पे जब हम लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसमें एट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की जब हम बात करें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अर्थ के ऊपर पानी मिलता है। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, और ये इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करें, साथ ही साथ ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, और इसी फीचर की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसी की वजह से बायोस्फीयर जहां पे लाइफ है उसमें एक बहुत ज्यादा मोस्ट वाइटल रोल ये प्ले करता है। ठीक है, वाटर एक बड़ा क्रूशियल सा कंपाउंड है जो ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस केमिकल सब्सटेंस, इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर की जब हम बात करें, इसके थोड़े हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें कि लिक्विड फॉर्म कब आया था एग्जिस्टेंस में, 43 बिलियन ईयर्स अगो। इससे पहले अर्थ के ऊपर आइस एज थी। ठीक है, और इस टाइम के बाद जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, इसी के बाद जो है लगभग इसी के आसपास हमारी लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट होती है, जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब रॉक से मिनरल्स वगैरह डिसॉल्व होने स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशंस जनरेट होती हैं जो आपकी प्रोटोटाइप की जो सेल्स ही उनका फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपके प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड मल्टीपल जो आपके ऑर्गेनिज्म है, लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब वाटर जो है स्टार्टिंग में, ठीक है, एक एलिमेंट के फॉर्म में, एंशिएंट एज में एक एलिमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता था, लेकिन 1781 में कैवेंडिश ने क्या किया था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो वाटर है वो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इस प्रोसेस के बाद जब उन्होंने ये पता कर लिया तो उसके बाद में लेटर में साइंटिस्ट ने इस वाटर को एज अ कंपाउंड कंसीडर किया। ठीक है, लुईसर फर्स्ट, अगर हम वाटर की कंपोजिशन की बात करें तो जो फर्स्ट लुईसर थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था ये शो करने के लिए कि जो वाटर है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लुईसर ने ही बताया था कि जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के एंड 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। अब बात करते हैं अकरेंस। अकरेंस मीन्स वाटर कैसे मिलता है अर्थ के ऊपर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक समान रूप से नहीं रहता है,
ठीक है। नेचर में मोस्टली जो अवेलेबल होता है वाटर वो फ्री स्टेट में होता है और समवट लेसर एक्सटेंट इन कंबाइंड स्टेट। मैक्सिमम फ्री स्टेट में मिलेगा और कुछ हद तक ये हमारे कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। वाटर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, इट कुड बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, जब हम वाटर के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं उसमें हम वाटर की फिजिकल स्टेट में मेनली जो मिलता है ये आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में आपको मिल जाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करें, अर्थ के माउंटेन्स पे, पोलर रीजन्स में, अंटार्कटिका है, आर्कटिक सर्कल है, उसमें जो वाटर है वो आपका स्नो और आइस के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इन दीज प्लेसेस वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स ड्यू टू द लो टेम्परेचर प्रिवेलिंग इन दीज रीजन्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा लो प्रिवेल होता है। लिक्विड स्टेट की बात करें, ये मोस्ट कॉमन स्टेट होती है जिसमें वाटर आपका एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली ओशियंस में, सीज में जो वाटर मिलता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो आपकी रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में और अदर जो वाटर बॉडीज है उसमें देखने को मिलती है। जो पानी सरफेस के ऊपर मिलेगा उसको हम सरफेस वाटर कहेंगे, जमीन के ऊपर जो मिल रहा है उसको सरफेस वाटर कहेंगे, जो जमीन के अंदर मिल रहा है उसको अंडरग्राउंड वाटर हम कहते हैं। सरफेस वाला जो वाटर होता है वो आपका प्योर फॉर्म भी हो सकता है और सलाइन भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। इम्प्योर मतलब जिसमें डिफरेंट आपको अलग अलग तरीके की वेराइटीज देखने और डिजोल्व इम्प्योरिटीज देखने को मिलती हैं। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे कि जो आपका ओशियंस में मिल रहा होता है या जिसमें सॉल्ट डिजोल्व रहता है, जिसमें सॉल्टी टेस्ट आता है, इस टाइप का जो वाटर रहता है उसको हम सलाइन वाटर कहते हैं। ये बेसिकली सॉल्ट्स की वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से जो ओशियन और सीज में वाटर मिलता है उसमें आपका बेसिकली सॉल्टी टेस्ट किस वजह से आता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड और कुछ अदर्स आपके सॉल्ट्स डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो ये एक्विफर्स में जो वाटर रहता है, ठीक है, और ये कैसे इकट्ठा होता है कि जो आपका रेन वाटर है वो सीप कर जाता है जमीन के अंदर, ठीक है, थ्रू द सीपेज पॉइंट्स। ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, वेल्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स के थ्रू, ठीक है, इन सब से निकाल सकते हैं। ये आर्टिफिशियल तरीके से और नेचुरल तरीके से स्प्रिंग्स के थ्रू अपने आप भी अंडरग्राउंड वाटर बाहर आ सकता है। ठीक है, गैसियस स्टेट की बात करें, जो गैसियस स्टेट होता है इसमें वाटर जो रहता है वो एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट होता है। क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग फॉर्मेशन, मिस्ट, इन सब के फॉर्मेशन के लिए जो गैसियस स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए डस्ट पार्टिकल और इसके चारों तरफ जो वाटर कंडेंस हो जाएगा, ये जो बनेगा इसको हम मिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट एक्सटेंडिंग कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए जब हम वाटर की बात करें, ये हमारी बॉडी में या जितने भी एनिमल्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी बॉडी में फ्लूइड जो रहता है उसमें भी मैक्सिमम आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर रहता है। ठीक है, कुछ आपके सॉल्ट भी है, कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो कुछ सॉल्ट और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ये देखिए कंबाइंड स्टेट में है वाटर। यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये आपका वाटर कंबाइंड स्टेट में है और ये किस फॉर्म में है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, सलाइन वाटर जो है ये भी आपका कंबाइंड स्टेट में वाटर आपका कह सकते हो। अब हम अर्थ के ऊपर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सलाइन वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, सलाइन वाटर जो आपका ओशंस और सीज में देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर की बात करें, ये आपका आइस कैप्स के फॉर्म में हो सकता है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो सकता है, सरफेस वाटर के फॉर्म में हो सकता है, अदर वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन जब हम सरफेस वाटर की बात करें तो ये लेक्स में भी हो सकता है, रिवर्स में भी हो सकता है और स्वैम्प्स एरिया में भी हो सकता है। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल वाले एरिया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, नेचर, इन सब की बात करेंगे हम।
ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा कभी भी, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एयर में, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसमें हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। इन सब में हम क्या देख रहे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेचर की बात करें, ठीक है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, टेस्ट अगर हम बात करें, जैसे यूजुअली हम जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट आता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट एंड मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होते हैं जो कभी कभी इस वाटर को स्मेल भी दे सकते हैं। वाटर जो है वो कलरलेस है और थिन लेयर बनाता है, जिसकी वजह से ब्लूइश थिक लेयर बन जाती है। ठीक है, यूजुअली अगर हम इसका थोड़ा सा पानी देखें तो वो कलरलेस होगा, लेकिन हम इसकी थिक लेयर की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस होगा वो ब्लूइश कलर का होगा। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, 0 डिग्री अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ये डिक्रीज करेगा जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी इसमें सब्सटेंस में कुछ इम्प्योरिटीज वो कर दोगे, डिसॉल्व कर दोगे बेटा, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जब हम बर्फ बेचते हैं, आइस को सेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में सॉल्ट मिला देते हैं जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए आप आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, वहां पे आप देखते हो कि अगर आपने प्रेशर, टेम्परेचर और इसमें वॉल्यूम में चेंज किया तो, और डेंसिटी में चेंज किया, तो ये आपस में अल्टीमेटली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपने प्रेशर चेंज किया या टेम्परेचर चेंज किया तो उसके वॉल्यूम में और इन सब चीजों में चेंजेस आता है, वो आप आगे पढ़ोगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बार बार आपको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसमें अगर इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी की बात करें, मैक्सिमम डेंसिटी जो रहती है वाटर की वो 1 ग्राम पर cc होती है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलती है। यूजुअली आपने देखा होगा, इमेजिन कीजिए आपका कोई एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे ही ग्लास में आपका दूसरा लिक्विड है, दूसरा लिक्विड तो क्या, वाटर ले लीजिए, उसमें वाटर है, आपने दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज किया और आप डेंसिटी मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो आप डेंसिटी में एक रिलेशन देखते हो कि जो डेंसिटी है, जब आप 10 डिग्री से लेके 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हो तो वो डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी। लेकिन वाटर के केस में क्या होगा बेटा, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो डिक्रीज होगी और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मींस कुछ इस तरीके से कि पहले क्या हुआ, वो डिक्रीज हो रही थी और फिर वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इस ग्राफ को रिटर्न कर दूं, उल्टा कर दूं, तो पहले अगर मैं कहां से जा रही हूँ, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री पे जा रही हूँ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, पहले डेंसिटी 4 यहां तक, 4 तक पहुंचते पहुंचते 4 पे मैक्सिमम हो गई और फिर धीरे धीरे जो आपकी डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। लेकिन बाकी सब लिक्विड में क्या होता है कि अगर डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कम है तो वो धीरे 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 इंक्रीज करती चली जाती है। लेकिन वाटर के केस में ये थोड़ा सा अलग होता है। इस टाइप का जो एक्सपेंशन होता है वाटर का, उसको हम बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जो 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री के बीच में ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। Next is conductivity. Pure water is a bad conductor of heat and electricity. The electrical conductivity of water is due to the presence of dissolved salt in the water. Conductivity basically देखो, प्योर फॉर्म तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन जब हम वाटर की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं जो टैप वाटर होगा वो हीट का भी और इलेक्ट्रिक करंट का भी कंडक्टर होगा। किस वजह से, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट में डिसॉल्व इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कुछ सॉल्ट एंड मिनरल्स में डिसॉल्व है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। आप 1 ग्राम यूनिट मास ले लो किसी भी सब्सटेंस का, उसको मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं,
कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाए। मीन्स किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास लेने पे उसको मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आ जाए, बढ़ जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर के लिए अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपकी इक्वल किसकी होती है? 42 जूल्स। ठीक है, और अभी तक जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। या आप लेटेंट वर्ड का ये मतलब समझ लीजिए हिडन। मींस इस टाइप की एनर्जी होगी जो आपकी क्या होगी? हिडन फॉर्म में होगी। आप जस्ट इमेजिन कि आपका एक बीकर है, ये इसमें मैं थोड़े से आइस के क्रिस्टल्स ले लूं। जस्ट लेट मी ड्रॉ अ रफ डायग्राम। इसमें मैं ये थर्मामीटर लगा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा थर्मामीटर है। प्लीज पार्डन मी इफ इट इज नॉट प्रॉपर डायग्राम। ओके, ये मेरा बर्नर हो गया। ठीक है, ये बर्नर में लगा दी मैंने आग। देखा, मैं स्क्रीन पर आग लगा सकती हूँ, आप लगा सकते हो। चलिए, इमेजिन कीजिए अभी जब ये आइस फॉर्म में है तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा। अब मैंने इसको नीचे से हीट देना शुरू किया। मैं नोटिस क्या करती हूँ बेटा, इस थर्मामीटर के टेम्परेचर में जो ये इंडिकेट कर रहा है बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? कि जब तक ये सारी की सारी आइस मेल्ट होके वाटर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और जब ऐसा हो जाता है तो इसका जो थर्मामीटर का जो रीडिंग है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, मींस इस थर्मामीटर के इस इंडिकेशन वाले पॉइंट में चेंज क्यों नहीं आया? जो मैंने अमाउंट ऑफ हीट दी, जो एनर्जी दी, वो कहाँ जा रही? तो वो एनर्जी जा रही थी बेटा स्टेट चेंज में। और सेम कंडीशन होती है, इमेजिन कीजिए अगर मैंने कोई बीकर ले लिया और उसमें मैंने लिक्विड फॉर्म ले लिया है वाटर का। ठीक है, वहां पे भी सेम होता है कि मैं अगेन फिर से एक बर्नर लूं, ठीक है, और उसमें आग लगा दूं। और अगेन यहाँ पे मैंने एक थर्मामीटर डाल दिया है, ये मेरा थर्मामीटर है। इसमें भी रीडिंग में चेंज नहीं होता है। इमेजिन कीजिए ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट किया तो ये क्या इंडिकेट करेगा? 100 डिग्री। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद 100 डिग्री पहुंचाने के बाद जो मैंने उसको हीट दे रही हूँ वो हीट कहाँ चली गई? तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब डेफिनेशन समझिएगा। The amount of energy which is required to change the state of matter without changing its temperature. That amount of energy is known as latent heat. अब वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 कैलोरीज पर ग्राम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये 80 कैलोरीज पर ग्राम। और यहाँ पे अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो 540 कैलोरीज। अब यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू अ यूनिट मास ऑफ आइस टू कन्वर्टिंग टू इट्स वाटर विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, और जब कभी भी आप डेफिनेशन दे रहे होते हो बेटा तो आप यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम, इन सबको कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट आ रही बेटा सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। देखिए ये बहुत स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर की। ठीक है, वाटर के पास एक टेंडेंसी होती है बेटा कि वो मैक्सिमम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, इवन आपके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, अल्कोहल है, ये सारे भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है बेटा? इसकी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है,
इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इस वजह से। ठीक, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूज बता रहे हैं कि वाटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही होती हैं उन सभी में अल्टीमेटली वाटर जो रहता है वो बेस बनाने का काम कर रहा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस चल रही होती हैं उन सभी को फुलफिल करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, वाटर में अगर पोल्यूटेंट हो जाते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट अगर हमारी बॉडी में पहुंच जाए या इनमें से किसी भी फूड चेन के अंदर एंटर भी कर जाते हैं बेटा, तो ये क्या होता है, अर्थ पे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो देखिए, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसको वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज रखता है, किसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यही सारी चीजें इसमें हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, नेचर। नेचर कैसा है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, यही सारी चीजें हम इसमें पढ़े। ठीक है, सो नेचर, नेचर की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जब मैं वाटर के फॉर्मेशन की बात करती हूँ, H2O, H2O इज फॉर्म ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसमें लिटमस पेपर का टेस्ट करें तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, मींस ये न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है। आई होप आई एम क्लियर। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बगैर रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसमें वाटर जो है वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जैसे ड्राई हाइड्रोजन और ड्राई क्लोरीन जो है वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे सनलाइट में डालने पे भी, लेकिन हाँ वहां पे अगर मॉइस्चर है, कुछ ड्रॉप्स हैं वाटर की, तो वो रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो वेपर है, गैस है, वो फॉर्म करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें, जैसे यहाँ पे ये देखिए फॉस्फोरस है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाना है तो वहां पे भी मॉइस्चर होना जरूरी है। ठीक है, वैसे वाटर फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वहां पे भी मॉइस्चर होना जरूरी है, तभी ये फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर का कंबशन हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए शुरू करते हैं आगे। मेटल्स के साथ जब रिएक्शन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं, बट हाँ यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम चाहे फर्स्ट ग्रुप की बात करें चाहे हम सेकंड ग्रुप की बात करें, उन सभी के जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके उनके फर्दर एल्कलाइज बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम कोल्ड वाटर के ही साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इवन ये मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इवन रिएक्ट विद मॉइस्चर, यानी कि वाटर वेपर के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है और क्या बनाएगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। क्लियर, एक बार देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। ये देखिए जरा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो पोटेशियम को भी हम ऑयल के अंदर रखते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड ना फॉर्म कर सके। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जलने लगेगा, इसीलिए। ठीक है, ये देखिए इन्होंने क्या किया, पोटेशियम को निकाला। पोटेशियम को, जैसे आपका सोडियम सॉफ्ट होता है एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका पोटेशियम भी सॉफ्ट है। पोटेशियम को भी हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, देखो ऊपर से तो ये ग्रेइश कलर का दिख रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शाइनी निकला है। ऊपर ग्रेइश किस लिए है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी है और इसका ऑक्साइड बनाया हुआ है, और अंदर से शाइनी क्यों है, क्योंकि अंदर से प्योर पोटेशियम है।
ठीक है, ये देखो कितना मैलिएबल भी होता है और कितना सॉफ्ट होता है कि आप इसको नाइफ से कट भी कर सकते हो। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, हमने एक कंडक्टर लगाया उसमें और उसमें देखा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से इजीली पास करती है। अब देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगा, ये देख रहे हो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वाटर के साथ, ठीक है। और ये क्या रहा है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ये देख रहे हो ये कितनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करती है। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पोटेशियम फ्लोट ऑन वाटर, यस ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, सिल्वर ग्रे कलर के ग्लोब्यूल्स बना रहा था, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ग्लोब्यूल्स बना रहा था छोटे छोटे। विगरस रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, बिल्कुल विगरस थी और एक्सोथर्मिक भी थी, फायर कैच कर रहा था और बर्न हो रहा था, ठीक है, और लेलिक फ्लेम के साथ बिल्कुल हाँ जल रहा था, ठीक है। इफरवेसिव ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व, जो गैस निकल रही थी, यहाँ पे देखिए बेटा ये जो यहाँ पे गैस निकल रही है, ठीक है, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और जो वाटर है वो आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम उसका पीएच टेस्ट भी करेंगे, लिटमस पेपर भी डालेंगे बेटा, तो ये आपको क्या करेगा, बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू, ठीक है, ये शो करेगा। नेक्स्ट देखिए सोडियम, जैसे हमने पोटेशियम में रिएक्शन देखी एग्जैक्टली सेम तरीके से सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। जरा देख लेते हैं हम कैसे। आपको पता होगा हम सोडियम को भी ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। ओके देखिए जरा, जैसे सोडियम क्या है, एल्कलाइन मेटल है, सिंपल बात करें तो है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, ऑन हाईली रिएक्टिव एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये देखिए क्या हुआ है इवन उसके ऊपर, ये देखो जो आपका सोडियम होता है, बस इसमें ये कलर ऐड किया है, कलरफुल नहीं होती है, ये बिल्कुल ट्रांस रहती है, ये देखो वाटर के साथ अंदर देखो, oh God, it is also really explosive reaction। देखो फ्लेम देख रहे हो, येलोइश फ्लेम दिखे आपको, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, देखो एक्सप्लोड तक करता है, ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। हट जाओ, हाँ ये नहीं देख रहे हो, रिएक्शन होती है, oh my God, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब इसमें देखते हैं जरा, इवन आपका सोडियम है ना, वो मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। वेल आगे देखते हैं, सोडियम फ्लोट ऑन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सिल्वरी ग्लोबल्स, ठीक है, लेस एक्सोथर्मिक एंड विगरस देन द पोटेशियम। इससे जो टेम्परेचर निकल रहा है इससे तो कम होगा, पोटेशियम से तो कम होगा, लेकिन विगरस रिएक्शन होगी, बहुत तेज होगी, ठीक है, बहुत हैवी। फायर कैच करता है, बिल्कुल, बर्न होता है, गोल्डन येलोइश कलर की फ्लेम के साथ चल रहा है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन गैस निकलती है जो दिखाई भी देती है, और जो सोल्यूशन है आपका वो कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्शियम, देखिए कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सेकेंड ग्रुप का है ये, ठीक है। आगे देखिए, कैल्शियम जो है वो वाटर के अंदर सिंक करता है और वाटर जो रहता है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या एग्जैक्टली ऐसा है। कैल्शियम के साथ साथ मैं आपको एक दो चीजें और बता देती हूँ, ठीक है। जो सेकेंड ग्रुप के मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं फर्स्ट ग्रुप से, जैसे हमने सोडियम देखा, पोटेशियम देखा, इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, जबकि जो सेकंड ग्रुप के होते हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम ये हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे थोड़े
हार्डर होते हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए कैल्शियम निकाला, कैल्शियम के ऊपर, वैसे कैल्शियम भी आपका ग्रेइश कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर ये ब्लैकिश दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की हुई है और ये क्या बना हुआ है? ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड। देखिए उन्होंने एक टुकड़ा लिया और हैमर से इसको हिट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कैल्शियम है वो क्या होता है? मैलिएबल होता है। ये देखो मैलिएबिलिटी दिखा रहे हैं ना प्रॉपरली, कि आप जब कभी भी किसी मेटल को हैमर से हिट करते हो तो वो क्या होता है? मैलिएबल होता है। ये देखिए इन्होंने मैलिएबिलिटी दिखाई। ठीक है, ये मैलेबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी देखिए, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ये देखिए ग्रीन और येलो। अब देखो वाटर के साथ किसको सिंक करेंगे और वाटर कैसा हो गया? मिल्की हो गया। बात समझ रहे हो? ये वहां पे यही चीज लिखी हुई है ना कि वाटर के साथ ये वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा और वाटर को कैसा मिल्की कर देगा, व्हाइट कलर का कर देगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। ये देख रहे हो हीट रिलीज हो रही है, और ये इस गैस को टेस्ट करेंगे। देखो इन्होंने टेस्ट ट्यूब में डाली है ये गैस, अब इसको बर्न करेंगे। ये बिल्कुल समझ रहे हो, तो भी एक्सप्लोड हुई। क्यों? क्योंकि ऐसी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया? इस गैस का टेस्ट किया था ना, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, फायर तो नहीं थी इसमें, आग तो नहीं जली थी। ठीक है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही थी एफरवेंस के साथ, ये हमने नोटिस भी करी थी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम मैग्नीशियम का भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से बर्न करता है। एक बार मैं आपको ये चीज दिखा ही देती हूँ, चलिए। जब साथ साथ ये सारे काम हो ही रहे हैं तो एक रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। की बात करें फ्लेम के साथ, ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है। मैं यहाँ पे आपको वाटर के साथ विद वाटर। ठीक, आई होप में देख मैग्नीशियम कैसे बर्न करते हैं, बट लेट अस सी। ये देखिए इन्होंने मैग्नीशियम का रिबन लिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंडक्टर है, लाइट चल रही है, बल्ब ग्लो करे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर मैली है। तो वायर में और इसमें देखिए वाटर के साथ क्या रिएक्शन करेगा। वाटर में डाला, रिएक्शन होगी, बहुत होगी रिएक्शन। ये देखो बबल्स दिख रहे हैं, स्टार्ट होगी रिएक्शन। ये देखिए प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से दिख रही है, ये बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। ये देखो वेरी गुड, है ना। ये बबल्स किसके निकल रहे हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के। ठीक है, ये देखो गर्म करें, बहुत तेजी होने लगी रिएक्शन। ये देखिए ठीक है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए इट बर्न ब्रिलियंटली विद व्हाइट लाइट। अगर मैं एयर में बर्न करूं मैग्नीशियम को, ठीक है, तो वो भी वहां पे क्या होगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है और व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ जलती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। हमने दिखाया ना वहां पे बबल्स जो थे वो किसके थे? मैग्नीशियम के। वहीं जिंक की बात करें, जिंक भी स्टीम के साथ गर्म हॉट वाटर जब इसके ऊपर पास की जाती, हॉट स्टीम,
या फिर स्टीम को आप हॉट जिंक के ऊपर जब आप पास करोगे बेटा, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। येलो कलर्ड जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ऑन कूलिंग येलो कलर जिंक बिकम व्हाइट इन कलर। जब ये गर्म होगा तो येलोइश कलर का, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो व्हाइट कलर का। और सेम ये भी हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, Al2O3, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब कोटिंग फॉर्म हो जाती है किसी मेटल के ऊपर, ये मेटल को फर्दर रिएक्शन से बचाती है। आगे उसकी इमेजिन कीजिए, ये आपका एल्यूमिनियम का कोई मेटल है, सरफेस है। इधर देखिए, इमेजिन कीजिए इस एरिया ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना ला। ये जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। अब ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये अंदर वाले एल्यूमिनियम को इस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता, ये इस चीज को रोक देता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है, ठीक है। और जब आपका एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तो ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये रिएक्शन तो सब जानते होंगे कि आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये आपका फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, ठीक है। ये आपकी रिवर्सिबल होती है क्लोज कंटेनर में। वेल आगे चलते हैं हम। रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स। देखिए फर्स्ट आ रहा है कार्बन की बात करें बेटा, देखिए रेड हॉट कार्बन के ऊपर जब आप मॉइस्चर को पास करेंगे, ठीक है, तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस गैस के मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। इट इज गुड फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अच्छा फ्यूल है और ये रिड्यूसिंग एजेंट। वहीं क्लोरीन की बात करें बेटा, तो देखिए क्लोरीन जो है वाटर के अंदर पास करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है या हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करती है, ठीक है। देख रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एंड हाइपोक्लोरस एसिड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड की बात करें, ये देखिए ये मेटल्स के ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल्स के हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव एसिड्स फॉर्म करते हैं। किस तरह का आपका ऑक्साइड है नॉन मेटल का, उसी तरह का आपका एसिड बन जाएगा। वाटर के टेस्ट की बात करें, देखिए सबसे हमें पता कैसे, इमेजिन कीजिए ये आपका एयर मास है, ठीक है। इस एयर मास में मॉइस्चर है, H2O है। हम पता कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक चाइना डिस्क में हमने कॉपर सल्फेट रख दिया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रख दिया। अगर ये इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये व्हाइट कलर का होता है एनहाइड्रस, और जब ये ब्लू कलर का जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है अगर उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो यानी कि इस एयर मास में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। जो ये आपका ब्लू कलर का एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें वाटर ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, देख रहे हैं, हेक्साहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। वहीं यूजेस ऑफ वाटर की बात करें तो देखिए आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको पता है 8% ऑफ वाटर जो है वो आपके डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्लीनिंग में, फिशिंग में, इन सब में, फ्लरिशिंग में, इन सब में इस्तेमाल किया जा रहा है। 22% ऑफ जो फ्रेश वाटर है वो आपका इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें कूलिंग सिस्टम्स वगैरह में, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फटाफट से बताओ। चलो, वेरी गुड, ठीक है। जब हम यहाँ पे बात करें इरिगेशन में है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, एक बार आप इनको बस रीड आउट कीजिएगा, आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम आगे चलेंगे सोल्यूशंस पे, बढ़ते हैं आगे। सोल्यूशन, देखिए लास्ट वीडियो में मैं आपको वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, साथ ही साथ मैंने यूजेस ऑफ वाटर के बारे में आपको बता दिया था।
इस वीडियो में हम सोल्यूशन के बारे में और लगभग ये टॉपिक हम अपना कंप्लीट कर देंगे। इसमें भी आपकी कई सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस उसमें हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका प्रोपोर्शन कैसा है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और किस लिमिट तक है, इसके ऊपर आपके सोल्यूशन का टाइप वगैरह सब डिपेंड करता है, वो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, वेल जो सोल्यूशन जिसमें आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। वो सोल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स। सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। कंपोनेंट की बात करें हम सोल्यूशन के, तो देखिए वो फिजिकल में भी हो सकते हैं। ठीक है, वो फिजिकल उनकी जो स्टेट होगी वो आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस होगी। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होगा, देखिए हम इमेजिन कीजिए 1 ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, उसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाली। शुगर डालने के बाद ऑब्वियसली ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि जो वाटर होगा वो सोल्यूट होगा और जो शुगर होगी वो सॉल्वेंट होगी। ऐसा ही है क्या कुछ? उल्टा बोला बेटा, जो शुगर होगी वो सोल्यूट होगा और वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। जो सोल्यूशन हुआ है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इमेजिन कीजिए, मैंने 50 ml आपका लिया है अल्कोहल और 10 ml लिया है मैंने वाटर। तो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सोल्यूट होगा, वाटर और अल्कोहल। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर कंपोनेंट दोनों सेम स्टेट में हैं, देखिए यही चीज मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में समझाई है कि जो कंपोनेंट अगर दोनों लिक्विड, देखिए या तो जब आपका सोल्यूशन बनता है तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड की तो मैंने आपको बात करी, जब लिक्विड है दोनों तो जो लार्जर प्रोपोर्शन में होगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है ना बेटा, तो वहां पे आपका जो मैंने 50 ml क्या बोला था, अल्कोहल बोला था, तो 50 ml जो अल्कोहल है वो आपका एज ए सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, और जबकि आपका उस सॉल्यूशन में जो वाटर है वो सोल्यूट कहलाएगा। ठीक है, जो माइनर प्रोपोर्शन में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं सोल्यूशन की। देखिए हम एक बार सॉल्वेंट सॉलिड लेंगे, लिक्विड लेंगे और गैस लेंगे। जब आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड, तो जैसे जो आपके एलॉय होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या हैं, इस टाइप के सोल्यूशन है। लिक्विड की बात करें तो हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो रहते हैं वो ऐसे सॉलिड रहते हैं जिनमें आपका लिक्विड मिक्स होता है। वही हम अगर सॉलिड और गैसेस की बात करें तो आपको पता होगा एब्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो हाइड्रोजन गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है प्लैटिनम और पैलेडियम के थ्रू, यस और नो। तो इस टाइप का जो मिक्सचर बनता है, जो सोल्यूशन बनता है, वो आपका सॉलिड और गैस का सोल्यूशन बनता है। लिक्विड की बात करें तो आप जानते ही हो बेटा, लिक्विड में सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी डिसॉल्व हो सकता है। जैसे कॉमन सॉल्ट को वाटर में डाला, सॉलिड लिक्विड का हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम को केरोसिन में डाला या अल्कोहल को वाटर में डाला, ठीक है, लिक्विड का हो गया, लिक्विड गैस। एरिएटेड वाटर या आपकी जैसे सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इनमें क्या होता है बेटा, गैस रहती है, वो लिक्विड फॉर्म में क्या रहती है, मिक्स रहती है। गैस की बात करें तो बहुत अच्छा एग्जांपल है एयर। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। जब आपका सॉल्वेंट गैस है और सोल्यूट आपका सॉलिड है या लिक्विड है, तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर होगा बेटा वो हमेशा हेट्रोजीनियस होगा। फिर से समझिए बेटा, आपका जो सॉल्वेंट है वो गैस है और जो सोल्यूट है वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो हमेशा हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होगा। ठीक है, होमोजीनियस जो सोल्यूशन होते हैं इन सभी को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जब कई सारे टाइप के जो मिक्सचर जो हेट्रोजीनियस होते हैं वो आपके कई बार सस्पेंशन भी होते हैं।
ठीक है, सस्पेंशन क्या होते हैं हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे फॉग है, मिस्ट है, डस्ट पार्टिकल है। मिस्ट क्या होता है जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, डस्ट पार्टिकल, फॉग तो जानते हो, लेकिन व्हाट इज मिस्ट लिख के बताओ चलो फटाफट से। नेक्स्ट टाइम, द स्टडी ऑफ सोल्यूशन इज जनरली कन्फाइंड टू ए सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, हम सॉलिड को सोल्यूट मानेंगे और लिक्विड को सॉल्वेंट मानेंगे, तब हम पूरे सोल्यूशन की स्टडी करते हैं। चलिए, मैक्सिमम केसेस पे हम क्या करते हैं, वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर में जितने भी केमिकल कंपाउंड आप बन रहे हैं या आप अपने लैब में देखते हो, सबका जो बेस रहता है या फिर ये आप कह लीजिए उनमें जो सॉल्वेंट रहता है वो आपका वाटर रहता है। और इस टाइप की जो सोल्यूशन होते हैं उनको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। वाटर के अलावा और भी कई सारे लिक्विड हैं जो एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, पेट्रोल, बेंजीन, इवन ईथर, ये आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके सॉल्वेंट के फॉर्म में काम करते हैं। और इसमें जो सोल्यूशन बनेगा उनको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, aqueous solution can be further classified on the basis of relative proportion of a solute in the solution. Next आ रहा है dilute solution. dilute solution क्या होता है, जिसमें solute की अमाउंट कम होती है, स्मॉल अमाउंट में solute डिसॉल्व होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट मैक्सिमम ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, मीन्स आप ये मान लीजिए आपने 100 ml में 10 ml सिर्फ HCl डाल लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड की बात करें तो जो सोल्यूट हम इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, जो सोल्यूट है वो लार्ज अमाउंट में है रिलेटिवली, तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इनटू द गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस का किसी भी सोल्यूट में डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन ए डेफिनेट क्वांटिटी of a solvent depends upon the nature of solute as well as nature of solvent. कोई भी सब्सटेंस किस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, किस सोल्यूट में डिसॉल्व हो रहा है, किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है, इस पे पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। द अमाउंट ऑफ, ये देखिए डेफिनेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूट इन ग्राम which can dissolve in 100 gram of solvent at a given temperature is called solubility. Solubility किसे कहते हैं कि आपने सॉल्वेंट का पर्टिकुलर अमाउंट लिया और उसमें पर्टिकुलर मास लिया है, ठीक है, और कितना उसमें डिसॉल्व हो सकता है, इसको हम, इस मैक्सिमम अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको आप ये देखिए, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम मास डिसॉल्व हो सकता है, इसको हमने उसकी क्या बोली, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट की बात करें तो वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20.7 ग्राम है। वहीं पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 34 ग्राम है। मींस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर है तो उसमें मैक्सिमम 34 ग्राम उसमें डिसॉल्व हो सकता है। इससे ज्यादा आप अगर डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा या उससे अलग हट जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमने, ऐसा नहीं है कि यही सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में इतनी ही डिसॉल्व हो सकते हैं ये सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल कि ऐसा कभी भी नहीं है कि वाटर में सिर्फ 20.7 ग्राम की सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है कॉपर सल्फेट का, और भी इसमें डिसॉल्व हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कितना इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी जो है चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, और इस कैपेसिटी के बेसिस पे आपका जो सोल्यूशन है वो फर्दर आपका क्लासिफाई किया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, एंड वन मोर आल्सो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड। इमेजिन कीजिए आपका कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर सर्टेन है, प्रेशर सर्टेन है, उसमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है,
सल्यूट की। उस टाइम में जो ये सोल्यूशन बनेगा, मान लीजिए मैक्सिमम अमाउंट इस हमने डिसॉल्व कर ली, अब ये जो सोल्यूशन बना है बेटा इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, और जब इसमें डिसॉल्व होती चली जा रही है, उससे पहले सैचुरेटेड बनने से पहले ये क्या रहा होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आप इसको इस तरह समझ सकते हो बेटा, इमेजिन कीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, जस्ट इमेजिन उसमें 50 ml आता है या 100 ml आता है, ठीक है, इस तरीके से उसमें 500 ml ले लीजिए, ठीक है। अगर उसमें इतना वाटर आता है तो उसमें आपने मान लीजिए 1 टेबलस्पून उसमें सॉल्ट ऐड किया, देखा उसमें डिसॉल्व हो गया, 1 मोर डिसॉल्व, 1 मोर डिसॉल्व, 1 मोर डिसॉल्व, एक ये डिसॉल्व होता चला जाएगा। एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी ना बेटा कि जब उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, मैं रूम टेम्परेचर पे बात कर रही हूँ, है ना। तो जब उसमें वाटर में डिसॉल्व होता चला जा रहा था तब तक तो वो क्या था आपका अनसैचुरेटेड, और जैसे ही डिसॉल्व होना बंद हो गया वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। अब इमेजिन कीजिए मैंने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने उस लिक्विड का, इमेजिन कीजिए अभी रूम टेम्परेचर था मेरा 35 डिग्री पे, इमेजिन कीजिए 500 ग्राम सोल्यूशन सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है। मेरा 500 ml मेरे पास वाटर था, 500 ग्राम उसमें आपका सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। अब मैं, और टेम्परेचर था पहले 35, ठीक है, अब मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 40, या इमेजिन कीजिए मैंने कर दिया 45, ठीक है। अब इसमें 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट और ऐड हो गया, तो जो इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो सोल्यूशन बना है ये आपका होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जब आप इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करोगे, ठीक है, तो हो सकता है इसके ऊपर उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में या साइड में या जिस बीकर में या ग्लास में आपने डाला है उसके लोअर सरफेस पे जितना अमाउंट आपने और ऐड किया है ना वो आपका अलग निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी टेम्परेचर सुपर सैचुरेटेड का क्या था 45 डिग्री, अब ये 45 से वापस अगर 35 आएगा तो 35 से 45 जाने में उसे कितना और लगा था, सॉल्ट कितना और लगा था 200। अब जब वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो ये 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट बेटा बाहर निकल जाएगा। अब वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकता है, नीचे सेटल डाउन होके हो सकता है, सस्पेंशन के फॉर्म में निकल सकता है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है। आई होप आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सॉल्यूट का नेचर, कैसा है वो, पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक कंपाउंड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, और जो नॉन पोलर कंपाउंड रहते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, इसमें ज्यादा डिसॉल्व होने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। वहीं हम सॉल्वेंट के नेचर की बात करें तो देखिए अगर सॉल्वेंट की हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ये पोलर और आयनिक कंपाउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें डिसॉल्व हो सकता है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा तो उसमें डाई इलेक्ट्रिक में धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl की बात करें तो देखिए वाटर आपका पोलर है, उसमें बहुत तेजी से डिसॉल्व होगा, हाईली सॉल्युबल होगा। वहीं हम बेंजीन में बात करें क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इसमें आपका स्प्रिंगली मतलब बहुत स्लोली धीरे, ठीक है, डिसॉल्व होगा। वहीं हम टेम्परेचर की बात करें सॉल्युबिलिटी पे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं बेटा कि
उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पे बहुत ना, या तो ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है या बहुत कम इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे इन्होंने आपको बताया कि हम सॉल्युबिलिटी कर्व, देखो सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, इमेजिन कीजिए जैसे हमने पोटेशियम सल्फेट ले लिया, पोटेशियम सल्फेट का 0 डिग्री पे कितनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी थी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 40 पे सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 60 पे सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 80 पे कितनी थी और 100 पे कितनी थी। हमने ये सारे पॉइंट किए और एक ग्राफ बना लिया। एग्जैक्टली हमने सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्राइड, इन सब के लिए हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया। बनाया क्यों, क्या फायदा था, है ना, इसको पता भी तो होना चाहिए। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी ग्राफ है, हमें पता चल गया, वेरिएशन वगैरह सब समझ में आ गया, लेकिन बनाया क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस की हम सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं, बात समझ में आई। और ये भी पता कर सकते हैं कि इमेजिन कीजिए जैसे यहाँ 35 है, 35 डिग्री पर पोटेशियम सल्फेट की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब हमें कितना मैक्सिमम अमाउंट में सब्सटेंस चाहिए डिसॉल्व करने के लिए। गॉट इट। वहीं देखिए दो सब्सटेंस की अलग अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 65 डिग्री है, ठीक है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में कितना डिफरेंस है, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ये कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। यस, अब ये भी देखिए, देखो बेटा ये एक चीज तो ये आपको समझ में आ रही होगी, जैसे 40 से 60 गया तो देखो अमाउंट में कुछ चेंजेस आए हैं, ये देखो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में चेंजेस आए हैं। हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि हम 60 से जब 40 पे आएंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा सोल्यूट का। बात समझ में आया कि सर्टेन टेम्परेचर पर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा कर रहे हो या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को टेम्परेचर तक लेके आ रहे हो तो आपको कितना अमाउंट में सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बात समझ में आई, ये वही 200 ग्राम वाला नमक वाला एग्जांपल ले लो, उसे इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी कर्व इट इज पॉसिबल टू नो द preferential precipitation of different salts during the frictional crystallization process since the solution certain more than the one salt dissolving. Imagine कीजिए आपका एक बीकर है, उसमें ढेर सारे सॉल्ट डिसॉल्व है, इनका हम फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कौन सा सब्सटेंस किस टाइम में, और इनकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कर्व की वजह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं और अमाउंट पता कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। हमें पता है कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। उसकी रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होती है, थ्रू ईच सोल्यूट हैज अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, the rate at which a solute dissolve in a particular solvent। ठीक है, उस रेट की बात कर रहे हैं कि जिस रेट से कोई भी सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, और वो किस किस पे इंपैक्ट कर रहा है। देखिए, साइज ऑफ द सोल्यूट ऑफ द पार्टिकल, आप इसको ऐसे समझ लीजिए बेटा कि आपके घर में शुगर है, उसको आपको वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, आप लेमोनेड बनाना है, आपको नींबू का पानी बनाना है, ठीक है, शिकंजी बनानी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चीनी को अगर आप देखो ठंडे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ज्यादा टाइम लगती है। ठीक है, दूसरा आपने अगर हम उस चीनी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, पाउडर शुगर ले लें, है ना, तो वो तेजी से डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में। वहीं आप एक स्पून ले लीजिए, उससे आप इसको स्टर करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, स्टेरिंग करने से क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से डिसॉल्व होने लगेगी। बात समझ में आई। तो देखो सबसे पहले साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, पाउडर शुगर बहुत तेजी से डिसॉल्व हो रही थी, लेकिन जो क्रिस्टल शुगर थी वो इतनी तेजी से डिसॉल्व नहीं हो रही थी, यानी कि साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आल्सो डिपेंड्स, रेट ऑफ डिसोल्यूशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट इज एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कि इसको डिसॉल्व करने की प्रोसेस, आप स्टेयरिंग कर रहे हो या नहीं। स्टेयरिंग की वजह से, देखो स्टेयरिंग की वजह से क्या होता है,
कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल ऑल्सो इंक्रीज। आपको पता है, आप जब गर्मियों में जब लेमोनेड बनाते हो, नींबू का पानी बनाते हो, अगर आपने गलती से चीनी को ठंडे पानी में डिसॉल्व कर दिया, आइसी कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर में अगर आप डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वहीं अगर मैं इसी चीनी को गर्म पानी में डिसॉल्व कर दूं, बहुत तेजी से डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि जो टेम्परेचर रहता है उस पे भी काफी ज्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन इम्पैक्ट करती है। वहीं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रेशर की बात करें, ठीक है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को बढ़ाया है, तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिक्स्ड टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वैसे आप आगे थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी पढ़ोगे बेटा, पीवी इज इक्वल टू आरटी, ठीक है, एनआरटी होता है, उसकी बेसिस पे आप काफी सारी चीजें इनको समझोगे। नेक्स्ट आ रहा है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में आपने सॉलिड और लिक्विड का इस्तेमाल किया है, और ये सोल्यूशन भी कैसा है आपका, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। जब आप उसको धीरे धीरे ठंडा करते हो, कूल डाउन करते हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट रहता है, जो आपका सॉलिड सोल्यूट रहता है, वो क्या होगा, एक प्रॉपरली एक अरेंजमेंट, एक शेप में, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के वो सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब इमेजिन कीजिए, अगर हमने NaCl का सोल्यूशन लिया है, ठीक है, तो NaCl क्या है आपका, मॉलिक्यूल है, यस और नो। तो वो उस मॉलिक्यूल के जो, ये मान लीजिए वो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक रेगुलर अरेंजमेंट में सेट हो जाएंगे। अगर वो एटम है तो एटम के पार्टिकल, उसमें पार्टिकल्स जो है वो एक प्रॉपर शेप में अरेंज हो जाएंगे। आयंस है तो वो आयंस की शेप में अरेंज हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है किसी पर्टिकुलर शेप में, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और इस टाइप का जो सॉलिड होता है, जो पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल्स बनाता है, उस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। The smallest unit of this arrangement of particle which get repeatedly through the crystalline solid is called unit cell। और एक जो अरेंजमेंट बन रहा है जिसका वो रिपीटेड रहता है, जिसका वो रिपीट रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो रहते हैं हर सब्सटेंस की, वो एक प्रॉपर जियोमेट्रिक शेप की हो सकती है, ठीक है। आप आगे की क्लासेस में, इवन 9th क्लास में, आप डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स के शेप जो रहती है, स्पाइरल रहती है, ठीक है, क्यूबॉइडल रहती है, कैसी रहती है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें भी दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल कैसे हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिया है। हेंस क्रिस्टल कैन बी डिफाइंड एज द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, molecules or ions are packed in a regularly ordered and repeating pattern extending in all three spiral dimensions, ठीक है, जो 3 dimensional shape रहती है। Crystallization is the process of formation of crystalline solid from the corresponding solution, ठीक है। तो crystallization क्या होता है, किसी भी substance के crystal form करना उसके solution से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है, देखिए, आप हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको आप क्या कीजिए, धीरे धीरे ठंडा कर दीजिए। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर आप कम करेंगे, वो उसके जो सोल्यूट है उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। दूसरा होता है आपका जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें से सोल्यूट को बाहर निकाल दो, आप सोल्यूट को निकाल दो, वो इवेपोरेशन हो सकता है, क्लियर। उसमें से हमने सोल्यूट कह रही हूँ, सॉल्वेंट को निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल NaCl है और वाटर है, आपने उसका सोल्यूशन बनाया, अगर आप वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उसके NaCl के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड हम बात करें तो जो मोल्डन सॉलिड होते हैं उनको आप धीरे धीरे स्लो कूलिंग करेंगे जब आप, तो उसके क्रिस्टल फॉर्म बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मोल्टन रॉक होते हैं, जो लावा रहता है अर्थ के अंदर, मोल्टन रॉक रहते हैं, मैग्मा,
ठीक है। उसको जब वो अर्थ के बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, और जब वो सडनली कूल डाउन होता है तो आपको एक हार्ड मास देखने को मिलता है। लेकिन जब वो अर्थ के अंदर कूल डाउन हो रहा होता है, आपने वॉल्केनोज में देखे होंगे ना, पढ़ा होगा बेटा, सिल्स डाइक्स होती हैं, उनमें जब आपका मॉल्टन रॉक होता है वो स्लोली धीरे धीरे कूल डाउन होता है। तो जब आप देखते हो तो जब वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो उसके पर्टिकुलर क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दें, जैसे आपने मार्बल पत्थर देखा होगा, मार्बल रॉक, उसको जब आप टुकड़ों में तोड़ते हो तो आप क्या देखते हो, उसके आपको प्रॉपर क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ है। क्लियर? तो स्लो कूलिंग ऑफ मॉल्टन सॉलिड, ठीक है, ये भी क्या होता है, क्रिस्टल्स बनते हैं इससे भी। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ रिजल्टेंट वेपर। देखिए सब्लिमेशन के बाद क्या होता है, डिपोजिशन, और जब डिपोजिशन हो रहा होता है तो भी वहां पे आपको क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं। जब मैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की बात करूं तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि जो ईच क्रिस्टल बनता है वो एक 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। यहाँ पे जब हम टाइप्स की बात करें तो 7 यूनिक क्रिस्टल के टाइप होते हैं, जो उनके पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हुए हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या है, इसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। वो क्यूबिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, रिम्बोहेड्रल हो सकता है, ठीक है, ऑर्थोओम्फिक हो सकता है, या फिर मोनोक्लिनिक हो सकता है, या फिर ट्राइक्लिक हो सकता है। आई होप ये बेटा टाइप्स हैं, आप चाहो तो YouTube पे जाके सर्च करके इन अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हो। वैसे 9th क्लास में इसके बारे में और 11th 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में आता है, बट आप चाहो तो यहाँ भी इसके बारे में आगे पढ़ सकते हो। ये टाइप की शेप, जो ये शेप बता रहे हैं बेटा, आप उसको किस तरीके से अज्यूम करोगे, ठीक है, ये चीज देखनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप चाहो तो इसको YouTube पे जाकर देख सकते हो। अगर नहीं देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना बेटा। नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आ रहा है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया जैसे कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर कार्बोनेट ले लीजिए, ठीक है, लेड क्रोमेट ले लीजिए, कुछ भी, ये जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, जब इनके पार्टिकल्स आपस में अरेंज हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर शेप में, वो आपकी क्यूबिक हो सकती है, टेट्रागोनल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, कोई भी आपकी ये शेप ले रहे हैं, इस शेप को बनाने के लिए उसे फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जिससे वो आपके जो सॉलिड है वो क्रिस्टल फॉर्म ले सके। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, when a solid get crystallized from its respective hot concentrated aqueous solution, a certain fixed number of water molecules also get attached to the solid crystals to form unit cell of crystal। ये कोई एक यूनिट बनाने के लिए certain number of molecules, water के molecules की हमें जरूरत होती है, और इनको हम कहते हैं, इस अमाउंट को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस के एक यूनिट क्रिस्टल बनने के, सिंगल यूनिट बनने के लिए क्रिस्टल की जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और इसको हम वाटर को गर्म करके, टेम्परेचर को हाई करके इसको हम लूज कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी या फिर गर्म करके भी, ठीक है। इसी बेसिस पे कि वो वाटर को लूज कर रहे हैं, वो वाटर को गेन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे हमारे कई तरह के आपके सॉलिड सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। वो हो सकते हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है, उसमें भी डीलिक्विसेंट, इफ्लोरेसेंट, है ना, ये सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, वो सारे जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ अगर 10H2 अटैच्ड है तो ये हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट, और अभी मैं इसमें से इस 10H2O को निकाल दूं तो ये जो सॉल्ट बचेगा ये होगा आपका एनहाइड्रस सॉल्ट। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये हमें पता कैसे चलता है कि वास्तव में इसके साथ अटैच है या नहीं है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है आपके सॉल्ट की तरह,
लेकिन वहीं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाए, .5H2 जो उसमें जुड़ता है, जैसे ये देखिए .5H2 इसमें जुड़ता है, अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें ऐड हो जाए तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। इसी वजह से ग्रीन विट्रॉल जो आपका फेरस सल्फेट रहता है इसका भी कलर ग्रीनिश रहता है। क्यों रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हम इफ्लोरेसेंट एंड डीलिक्विसेंट। इफ्लोरेसेंट क्या होते हैं बेटा कि वो देखिए, सबसे पहले आप समझिए डीलिक्विसेंट, लिक्विसेंट समझ रहे हैं? डीलिक्विसेंट मीन्स जो क्या करेगा, वाटर से देखो सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर से और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो जाहिर सी बात है उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डीलिक्विसेंट, ठीक है। और इफ्लोरेसेंट वो जो लूज करते हैं वाटर का क्रिस्टलाइजेशन का, मीन्स मैंने यहाँ पे रख दिया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कि इफ डीलिक्विसेंट, लिक्वी वर्ड से आप याद रख सकते हो बेटा कि मान लीजिए अगर आपका कोई सब्सटेंस रखा हुआ है और अगर वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उस मॉइस्चर में खुद को डिसॉल्व कर लेता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको डीलिक्विसेंट सब्सटेंस कहते हैं। और इफ्लोरेसेंस कौन से होते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस जो आप एटमॉस्फेयर में रख दो और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको लूज कर देते हैं, निकाल देते हैं उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस और डेसिकेटिंग एजेंट्स। देखिए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा कि अगर आप उनको रख दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई आपका हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस रख दिया और इसने क्या किया, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया। लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे थे, अगर कोई सब्सटेंस एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो उसमें खुद डिसॉल्व होता था। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते थे हम उनको कह देते डीलिक्विसेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है कि एयर से मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करे लेकिन खुद की स्टेट में कोई चेंज ना करे, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं हम उनको हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर मैं उसको कहीं रख दूं तो वो सॉलिड फॉर्म में है और वो मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन उसकी खुद की स्टेट में चेंज नहीं होगा। वहीं देखो और हम एग्जाम्पल ले, अगर आपने देखा होगा जो कॉमन सॉल्ट होता है बेटा, अगर आप उसे कहीं घर में रख दो तो कुछ दिनों बाद आप क्या देखते हो, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए उसकी स्टेट में चेंज हुआ, दैट मीन्स वो आपका सब्सटेंस हो जाएगा डीलिक्विसेंट, ठीक है। और वहीं हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब देखिए हाइग्रोस्कोपिक और डेसिकेटिंग एजेंट्स दोनों में डिफरेंस देखिए। हाइग्रोस्कोपिक सभी सब्सटेंसेस जो अपनी स्टेट में चेंज किए बिना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। लेकिन कुछ आपके सर्टेन एरियाज होते हैं जहां पे आप एयर में से, सराउंडिंग से मॉइस्चर को हटाने का, रिमूव करने का काम करते हैं, वाटर जो वेपर रहती है उसको अलग करने का काम कर रहे होते हैं। इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं डेसिकेटिंग एजेंट होते हैं। मींस सारे डेसिकेटिंग एजेंट हाइग्रोस्कोपिक होंगे लेकिन सभी हाइग्रोस्कोपिक डेसिकेटिंग होंगे ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, दोनों ही वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बट देखिए ना तो इसकी स्टेट में चेंज होता है ना इसकी स्टेट में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना जहां कहीं भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है ना, या फिर वॉशरूम के आसपास जो आपके पब्लिक टॉयलेट होते हैं उसके आसपास क्या करते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर डाल के रखते हैं। वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना। देखा होगा क्या उसकी स्टेट में चेंज होता है? नहीं। लेकिन क्या आप वहां कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आप एज ए डेसिकेटिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का आप एज ए डेसिकेटिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन दोनों ही क्या है आपके
हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो कहने का मतलब क्या है, सभी डेसिकेटिंग एजेंट हाइग्रोस्कोपिक होंगे, लेकिन सभी हाइग्रोस्कोपिक डेसिकेटिंग एजेंट्स नहीं होते हैं। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट और मजा आएगा आपको पढ़ने में भी। सबसे पहले हम अकरेंस की बात करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लैब में किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके यूजेस क्या है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हमें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे अगर आपका कोई एलिमेंट आता है दैट इज हाइड्रोजन। लाइटेस्ट है, जितने भी एलिमेंट आपको मिलते हैं सबसे हल्की है, लाइटेस्ट है, और आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें सिर्फ ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलती है, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में नहीं रह सकती। हाइड्रोजन को फर्स्ट टाइम कैसे प्रिपेयर किया गया था बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड की आयरन से रिएक्शन करने के बाद। आपने देखा होगा, पहले पढ़ा होगा कि जब आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था 7th क्लास में, तो उसमें पढ़ा था ना बेटा कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यस और नो? तो वहां पे आपने इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? सल्फ्यूरिक एसिड जब आयरन से रिएक्शन कर रहा था तो फर्स्ट टाइम क्या बना था? हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की गई थी। जो आपके हेनरी कैवेंडिश थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि जो आपकी हाइड्रोजन है वो नेचर में एलिमेंटल फॉर्म में देखने को मिलती है। उन्होंने इसको प्रिपेयर किया था, और उन्होंने उसे किस तरह, हाइड्रोजन को प्रिपेयर किस तरह किया था बेटा? कि जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके। लुईस सर वो साइंटिस्ट थे बेटा, केमिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसका नाम क्या दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो वर्ड होता है वाटर, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, मींस वाटर फॉर्मर, वाटर प्रोड्यूसर। ठीक है, इस टाइप का सब्सटेंस। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अकरेंस की बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगी। ठीक है, यूजुअली मिलती नहीं है, बट अगर मिलेगी भी तो बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन सन के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, बहुत कम अमाउंट में वोल्केनिक गैसेस में देखने को मिल सकती है। यूजुअली आपकी हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होती है बेटा वो कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलती है नेचर में। ठीक है, और जितने भी आपके कार्बन के कंपाउंड, इवन हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं, उन सब में कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में होती है। और हाइड्रोकार्बन में बात करें, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जैसे प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, इस टाइप के जितने भी हाइड्रोकार्बन है उन सभी में हाइड्रोजन आपको कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलती है। और मैं ये सिर्फ एनिमल्स की नहीं, मैं ये प्लांट्स में भी बात कर रही हूँ। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोकार्बन्स में आपके कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं, जिसमें जैसे आपका वुड है, कॉटन है, पेपर पल्प है, रबर है, एटसेट्रा है, इन सभी में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलती है। ठीक है, और वाटर जो है वो आपका बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आपको वाटर मिल सकती है। वाटर में आपकी वेट के अकॉर्डिंग 11.1%, मैंने कहा वेट के अकॉर्डिंग कितनी होती है बेटा? ये अगर आप 100 ग्राम वाटर लेंगे तो उसमें 11.1 ग्राम आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं हाइड्रोजन का? तो देखिए, जनरल मेथड, किसी भी मेथड, जनरल मेथड में क्या देखेंगे हम? जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल समझते हैं जो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सारे आपके क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स होते हैं। और एक्टिव मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। एक चीज याद रखिएगा बेटा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या करते हैं? बहुत, सोडियम और पोटेशियम तो बहुत वायलेंट रिएक्शन देंगे। ठीक है, और वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको दिखाया था। और वहीं कैल्शियम की बात करें तो ब्रिस्क टाइप की रिएक्शन देगा, मींस हल्की फुल्की फ्लेमेबल, हल्की फुल्की ब्रिस्किंग रिएक्शन ये आपको शो करता है। और ये इवन पानी के अंदर सिंक भी कर जाता है, ये मेटल डूब जाता है, हैवी होता है ये। ठीक है, स्टीम की बात करें, देखिए जब कभी भी आपके मेटल्स होते हैं, गर्म मेटल्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर आपके नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप स्टीम फ्लो कराओ तो मेटल्स के ऑक्साइड्स बनेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ये आपकी मैग्नीशियम दिखाती है, और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में ये रिएक्शन बहुत धीरे होती है, स्लो होती है। मैग्नीशियम में बहुत तेजी से होती है,
अभी मैंने आपको बताया एसिड्स जो रहते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वहीं जो आपके कंसंट्रेटेड एल्कलाइज होते हैं वो आपके मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आपके मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, या कई बार आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। क्लियर? ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। लैब में हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जिंक मेटल की आपकी सल्फ्यूर इसके साथ जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो सकती है। जिंक के साथ हम कोई और मेटल क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम आगे देखेंगे। और हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए भी हम आगे देखेंगे। लेकिन हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा, आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, और डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये आपका एक फ्लास्क है जिसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स है और ये आपके थिशल कैप है, थिशल टैप है, और इसमें से धीरे धीरे ड्रिप ड्रिप करके आप क्या डालते हो, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, जिससे धीरे 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 हाइड्रोजन गैसेस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। क्लियर? कलेक्शन मैंने आपको बताया है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू इसको कलेक्ट किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इमेजिन कीजिए बेटा कि ये जो मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं, अगर इनमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो ऑर्सेनिक की है, चाहे वो फास्फोरस की है, चाहे वो सल्फर की है, चाहे कार्बन की है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज है, हमें उन सबको रिमूव करना होता है। और यूजुअली आपके सल्फर में, ये जिंक में ये इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। हम दूर कैसे करेंगे बेटा, जैसे आपकी SHS3 या PH3 इस टाइप की इम्प्योरिटीज हैं तो हम उसे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से पास करेंगे। H2S की इम्प्योरिटीज है तो हम उसे लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन से पास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर इम्प्योरिटीज है तो हम उसे कास्टिक पोटाश से पास करेंगे। जरा कास्टिक पोटाश का फॉर्मूला लिख के दिखाइए जरा कमेंट सेक्शन में, मैं देखना चाहूंगी आपको आता है या नहीं आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था आपको लास्ट चैप्टर में। और वाटर की अगर इम्प्योरिटीज है तो कैल्शियम क्लोराइड या फिर P2O5। ठीक है, ये आपके ड्राइंग एजेंट होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये हम एनहाइड्रस फॉर्म में लेंगे, ये चीज याद रखनी। ठीक है, तो ये है जिससे हमारी लास्ट में क्या होता है बेटा, हम मरकरी के ऊपर प्योर हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन के टाइम पे, कि जितना भी हमने एपरेटस लिया है बेटा वो हमेशा एयर टाइट होना चाहिए, कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, और हमें फ्लेम से बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि जो आपकी हाइड्रोजन होती है बेटा वो हाईली फ्लेमेबल होती है, इसीलिए हमें इसे फ्लेम से दूर रखना है। और एक चीज और याद रखना बेटा कि किसी भी तरीके से एयर से एक्सपल्शन नहीं होना है। ठीक है, आगे देखिए, जो थ्रेशल फनल होती है, ये जो है ना आपकी फनल, ये हमेशा इसको टच करनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, हम इन मेटल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको ये बताया ना कि हम सिर्फ जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर मेटल्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है बेटा, सोडियम और पोटेशियम बेटा ये वायलेंट रिएक्शन दिखाती हैं और ये एक्सप्लोजन कर सकती हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं ये, इसलिए हम इन सोडियम और पोटेशियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। एल्यूमिनियम की बात करें बेटा, हमेशा याद रखना एल्यूमिनियम रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सब्सटेंस बना लेगा, और जो क्या करेगा फर्दर आपकी मेटल को रिएक्शन नहीं होने देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लेट ऑफ एल्यूमिनियम, अब ये एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये ऊपर लेयर बना ली, अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंदर वाले एल्यूमिनियम से रिएक्शन ही नहीं करने देगा, ये एक तरीके से बैरियर का काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयरन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। वहीं लेड की बात करें तो ये आपका इनसोल्युबल लेड क्लोराइड या लेड सल्फेट बनाता है जो आगे रिएक्शन को रोक देता है, इसीलिए हम इन मेटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है?
आई होप इट इज क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, और ये जो मैंने रीजन बताया बेटे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसीलिए बी केयरफुल। अब हम इंडस्ट्रीज में कैसे प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन का। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपने वाटर चैप्टर में भी पढ़ा होगा बेटा कि जो वाटर रहता है बेटा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बोझ प्रोसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर कई जगह इसको पूछा जाता है। बोझ प्रोसेस क्या होती है बेटा कि रेड हॉट कार्बन पे हम क्या करते हैं बेटा, स्टीम फ्लो कराते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि रेड हॉट कार्बन पे जब हमने इसको फ्लो कराया स्टीम को, तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। क्लियर, ठीक है। और ये वाटर गैस जो रहती है बेटा ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके, स्टीम के साथ रिएक्शन करके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा कि जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं आपकी, ये देखिएगा पढ़िएगा, इजी है, और आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसी कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी। पढ़ के देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है इसमें, ऑर्डरलेस होती है, सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है, डिसॉल्व नहीं होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, लाइटेस्ट बोला मैंने आपको, न्यूट्रल होती है, लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं दिखाती है, लिक्विफिकेशन हाँ बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर पे बहुत मुश्किल से इसको लिक्विफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात करें इट इज इम्पॉसिबल। डिफ्यूजन, क्योंकि लाइटेस्ट है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन एंड अकल्शन, ये आपको याद भी रखना चाहिए और ये कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए एड्सॉर्प्शन एंड अकल्शन बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाने के साथ साथ जो आपकी हाइड्रोजन है ये आपकी एड्सॉर्प्शन और अकल्शन भी दिखाती है। देखिए होता क्या है कि आपने क्या देखा है कि जब कभी भी एक सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस के ऊपर अगर हम एक्यूमुलेट होने देते हैं, इकट्ठा होने देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्लियर है, लेकिन अगर वहीं किसी और सब्सटेंस पे मतलब इस पे आपका क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ मेटल्स हैं जैसे प्लेटिनम है, निकेल है, इनके ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन को इकट्ठा करूं तो ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अकल्शन। कोई भी सब्सटेंस है एड्सॉर्प्शन, सिर्फ हाइड्रोजन और इन प्लेटिनम और निकेल की बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन, हाँ अकल्शन। ठीक है, तो ये चीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, रिएक्शन विद एयर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके ब्लू फ्लेम के साथ जलती है बेटा, ये चीज याद रखिएगा, और वाटर फॉर्म करती है। नॉन मेटल्स के लिए बात करें बेटा, देखिए नॉन मेटल्स में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो अमोनिया बनाएगी, वहीं सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो H2S गैस बनाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगी, मेटल्स के हाइड्राइड बनाएगी। नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते लेकिन बहुत हाईली ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से ये हाइड्राइड्स फॉर्म करती है। वही मेटल्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी बेटा तो ये इसका क्या कर देगी, रिडक्शन कर देगी सभी का। ठीक है, और प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोजनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं तो इस और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, और हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है कि जितने आपने यूजुअली देखा होगा जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जब हमें उन्हें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना होता है या किसी वजह से, तो क्या होता है हमें लिक्विड फॉर्म को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा उसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो करा देते हैं। हाइड्रोजन गैस फ्लो कराने से क्या होगा बेटा, उसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा और जैसे ही सॉलिडिफाई होगा तो हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना या उसकी जो हमें जरूरत है जहां भी इधर उधर पहुंचाना है वो इजीली हम उसको कर सकते हैं।
ठीक है, तो दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है बेटा, दैट इज निकल। निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें बेटा, अमोनिया। अमोनिया की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आयरन की प्रेजेंस में क्या बनाती है, अमोनिया फॉर्म करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। बोच प्रोसेस में क्या बन रहा था बेटा, वाटर गैस बन रही थी। हैबर प्रोसेस में क्या बन रहा है, अमोनिया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए यूजुअली हाइड्रोजन और क्लोरीन जो रहती हैं गैसेस, वो सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस बनाती है। ये हाइड्रोक्लोरिक की गैस बना, हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस बनाएंगे, और जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, मेथिल अल्कोहल के प्रोडक्शन में जो वाटर गैस होती है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म की जाए तो वो मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। वनस्पति घी, सोप में, इन सब में हाइड्रोजनेशन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल, गैसोलीन, कोल से बनाने के लिए, कोल से पेट्रोल और गैसोलीन बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन है वो हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, और ये जो वाटर गैस है, कोल गैस है, सेमी वाटर गैस है, इन सब के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फ्यूल सेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्लो टॉर्च में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, जो बेटा 2800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बना सकता है, जो किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए इनफ होता है। तो वेल्डिंग में, कटिंग में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो एज ए फ्यूल के फॉर्म में, रॉकेट्स में फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जी में जब कभी भी रिडक्शन करना होता है किसी भी मेटल का, तो रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।